प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ करने वाले हैं। आइए आपको सीधे लेकर चलते हैं। कृषि विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ एग्री बिजनेस एंड रूरल मैनेजमेंट के भवन का माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा उद्घाटन एवं अतिरिक्त सुविधाओं का शिलान्यास किया जाएगा। इस सुअवसर पर मैं माननीय केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री गिरिराज सिंह को स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज का दिन केवल बिहार के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए सुखद दिन है। और आज वर्चुअल कार्यक्रम में मैं एक चीज बताना चाहता हूं इसके माध्यम से। कल 60 लाख से ऊपर लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्टर्ड कराने के लिए दिया है और ये 1.25 करोड़ से ऊपर लोग इसको आज देखेंगे। ये मेरे लिए बड़ा ही सुखद है क्योंकि पहली बार इतने बड़े वर्चुअल कार्यक्रम में मुझे शिरकत करने का मौका मिला है। मंच पे आसीन माननीय राज्यपाल महोदय जी का भी स्वागत करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी बिहार, जिनके नेतृत्व में मुझे इस विभाग में भी उनके साथ काम करने का मौका मिला, माननीय गृह राज्य मंत्री जी नित्यानंद राय जी, मेरे मंत्रालय मेरे सहयोगी माननीय डॉक्टर संजीव बालियान जी, माननीय श्री प्रताप चंद्र सारंगी जी, कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी और साथ में सांसद जायसवाल जी, संजय जायसवाल जी और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय प्रेम कुमार जी जो बिहार के कृषि पशुपालन और मत्स्य के मंत्री हैं, और साथ ही साथ बिहार विधानसभा के ओजस्वी स्पीकर माननीय विजय कुमार चौधरी जी तथा बिहार में विभिन्न स्थानों पर बिहार के मंत्री, बिहार के सांसद, बिहार के विधायक, बिहार के विधान परिषद, बिहार के सभी स्तर के जनप्रतिनिधि, किसान, पशुपालक, कृषि वैज्ञानिक, पशुपालक वैज्ञानिक, फिशरी के सभी साइंटिस्ट और साथ में हमारे ये कामधेनु आयोग के अध्यक्ष भी मेरे साथ हैं। और मैं इस अवसर पर पीएमओ के माननीय अमरजीत सिन्हा जी और साथ में इस विभाग के फिशरी के सचिव माननीय राजीव जी, अतुल चतुर्वेदी जी और सभी किसानों को मैं फिर से कोटिशः धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज ये अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी आपके नेतृत्व में ये केवल 20,000 करोड़ से ऊपर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का बिहार से लॉन्च ही नहीं हो रहा है बल्कि बिहार और देश के विकास में एक नए आयाम को लाने वाला ये कार्यक्रम है। मैं आप सबको एक चीज बताना चाहता हूं, जब मैं इस विभाग का मंत्री बना और मत्स्य संपदा योजना हुई तो मैंने अपने सचिव से कहा कि जरा मुझे बताएं कि आखिर आजादी के बाद से 2014 तक मछली का प्रोडक्शन केवल 10 मिलियन टन था, जो हमने 5 साल में 15 मिलियन टन पे गए। क्या सेंट्रल एलोकेशन से कितना पैसा गया? जान करके मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि 1947 से लेकर 2014 तक मात्र 3,680 करोड़ हुआ, जबकि 6 साल में हम 26,000 करोड़ का आपके नेतृत्व में आपने इस विभाग को उन ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया। 47 से लेकर 14 तक 10 मिलियन और आपके कार्यकाल में 15 से 20 तक में 5 मिलियन, और आपने दिया है एक दिशा जिसमें हम 70 लाख टन यानी 7 मिलियन हम ले जाएंगे 5 साल में। ये मत्स्य संपदा केवल मछली का उत्पादन नहीं बढ़ाएगा, करोड़ों युवकों को, महिलाओं को रोजगार के अवसर, समुद्री में आपने सीवीड का जिससे सेल्फ हेल्प ग्रुप को रोजगार मिलेगा, और वहीं हमने ऑर्नामेंटल फिश
जो नॉर्थ इंडिया में भी सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ करके ये दुनिया में $15 बिलियन से ज्यादा का मार्केट है, हमारा शेयर नगण्य है। इसलिए मैं मत्स्य संपदा योजना को एक परिवर्तन की योजना मानता हूं, किसानों के लिए, मछुआरों के लिए और मछली पालकों के लिए। फीड बनाने वाले, आज आप मधेपुरा के नौजवानों ने फीड मिल खोला है, कभी बाहर से आता था, वही नहीं, मछली के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी लैब नहीं था कि मछली के स्वास्थ्य का 2 लैब को आपने बिहार में दिया, एक किशनगंज के फिशरी कॉलेज में, दूसरा दिया ढोली फिशरी कॉलेज जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजपूषा में है। ये बताता है कि हम कैसे इसको एक्सपोर्ट को ले जाने का आपका ध्येय है। आपने वही नहीं किया बल्कि ब्रूड को भी जोड़ा। आपने कहा था मुझे कि इसे क्वालिटी ऑफ सीड, क्वालिटी ऑफ फीड और उसके डायग्नोस्टिक को आप, तो वो सारे के सारे आज सीतामढ़ी में ब्रूड बैंक का भी आज उद्घाटन है। यानी हम ब्रूड बैंक को भी ले रहे हैं, एक्वेटिक लैब को भी ले रहे हैं और वहीं फीड को भी ले रहे हैं। ये एक अभूतपूर्व परिवर्तन लाने वाला ये कार्यक्रम है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में 5 साल में 24,000 हेक्टेयर में नए तालाब खुले। बिहार भी एक ऊंचाई पर ले जाने का काम किया। 1,000 हेक्टेयर नए तालाब 5 साल में हुए। ये मेरे लिए सुखद है। वहीं प्रधानमंत्री जी, आपने किसानों को एक ऊंचाई पर ले जाने के लिए पशुपालक देश में 9 करोड़ से ऊपर हैं, जिसमें 5 करोड़ प्रधानमंत्री जी, 6 करोड़ जो पशुपालक खेतीहर पशुपालक हैं, 4 करोड़ से ऊपर पशुपालक ऐसे हैं जिनके पास जमीन नहीं है। लेकिन एक विसंगति है। हमारे यहाँ, मैं बेगूसराय से सांसद हूं, 14 लाख लीटर वहां होता, मिल्क कोऑपरेटिव यूनियन 5 लाख लीटर लेता, अमूल भी वहां कलेक्शन करता, प्राइवेट भी। 14 लाख मतलब 4 लाख कंजम्पशन करते, 3 करोड़ प्रतिदिन आता। लेकिन जब मैंने खोजा कि यहाँ देसी गाय 15 लीटर की कितनी है, तो अंगुलियों पर गिना मिला। एचएफ खोजा, अंगुलियों पर मिला। आज जेके ट्रस्ट के द्वारा एक मोबाइल वैन के द्वारा IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का डेमो दिखाया जाएगा, जिसमें आपने टेक्नोलॉजी को सहारा लेने के लिए कहा, आपने टेक्नोलॉजी को प्रमुखता दी। आज एक गाय बेगूसराय में हो सकता है 50 से ऊपर बच्चे देने का एम्ब्रियो के द्वारा। समय अधिक हो गया है, लेकिन 3 चीज आपने बहुत बड़ा कदम उठाया है। पूर्णिया में जो सीमेन स्टेशन दिया है, भारत में सरकारी क्षेत्र में 50 लाख डोज का कहीं भी नहीं है। प्रधानमंत्री जी, एक तरफ सॉर्टेड सेक्स सीमन 50,000 बिहार को आज लॉन्च करेंगे, जिससे केवल बछिया ही पैदा होगी। ई गोपाला एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपने दिया है जिसमें किसान अपने मोबाइल से पशु खरीद बिक्री भी करेगा, रोग का भी निदान करेगा, पशु के संतुलित आहार का भी करेगा। प्रधानमंत्री जी, समय की कमी है, मैं आपको बिहार की धरती पर वर्चुअल से ही सही कोटिशत धन्यवाद देता हूं कि आपने बिहार को उपहार नहीं दिया है, बल्कि बिहार के किसानों के जीवन में एक तरक्की लाने का टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के मैं आपको कोटिशत धन्यवाद देता हूं। विभाग की ओर से, बिहार की ओर से, बिहार के किसानों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अब मैं बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी जी से संबोधन हेतु अनुरोध करता हूं। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, महामहिम राज्यपाल महोदय, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, भारत सरकार के माननीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी, बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री विजय चौधरी जी, माननीय मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी, भारत सरकार एवं बिहार सरकार के सभी मंत्रीगण, कार्यक्रम में उपस्थित सभी विधायक, सांसद, पार्षदगण और बिहार के करोड़ों पशु एवं मत्स्य पालक किसान
बहनों और भाइयों, माननीय प्रधानमंत्री जी, ये वही विभाग है जो विभाग पूरी दुनिया में पशुपालन घोटाले के कारण चर्चित हुआ था। और 2005 में जब माननीय नीतीश जी इस बिहार के मुख्यमंत्री बने, कोई इस विभाग का मंत्री बनने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि 2005 के पहले जितने मंत्री बने उनको बारी बारी से जेल जाना पड़ा। लेकिन मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे और बाद में गिरिराज सिंह जी को भी लंबे समय तक बिहार में इस विभाग को चलाने का मौका मिला और इस मृत विभाग को हम लोगों ने फिर से बिहार में जिंदा करने का काम किया है। और मैं बताना चाहूँगा कि 2005-06 में इस विभाग का बजट केवल 72 करोड़ था, वहाँ 2020-21 में 15 गुना बढ़कर 1178 करोड़ रुपया हो चुका है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनकी दूरदृष्टि के कारण बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की बिहार में स्थापना की गई और किशनगंज के अंदर पशु विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना की गई। और हम लोगों ने देखा कि कोई लड़के वेटनरी की पढ़ाई नहीं करना चाहते, अगर नामांकन हो गया तो बीच में छोड़कर चले जाते हैं। तो हमारी सरकार ने तय किया कि वेटनरी में पढ़ने वाले सभी लड़कों को 2-2 हजार रुपये की छात्रवृत्ति देंगे और बिहार देश का पहला राज्य जो वेटनरी में पढ़ने वाले सभी छात्रों को 2,000 रुपये की छात्रवृत्ति दे रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, 7-8 से लेकर 19-20 के दौरान दूध के उत्पादन में बिहार ने दुगनी वृद्धि प्राप्त की है। जहां पर 57 लाख मैट्रिक टन दूध का उत्पादन होता था, वहीं पर यह बढ़कर 104 लाख मैट्रिक टन हो चुका है। दूध की जो प्रोसेसिंग है, ये जहां 7-8 में 8,45,00,000 लीटर प्रतिदिन होता था, अब ये बढ़कर 33,55,000 लीटर प्रतिदिन हो चुका है। बिहार के लोग टीकाकरण नहीं जानते थे कि गाय और बैल को, पशु को टीका भी लगाया जाता है। तो जहां 6,64,00,000 टीकाकरण 7-8 में हुआ था, वहां बढ़कर अब 16,98,00,000 टीकाकरण जो है और हो चुका है। और इतना ही नहीं, तो कोरोना काल में जब दूध की खरीदारी करने वाले लोग नहीं थे लेकिन दूध का उत्पादन हो रहा था, बिहार के कॉम्फेड ने प्रतिदिन किसानों के दूध को खरीदने का काम किया और 4 महीने में 800 करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों का भुगतान किया गया। जब हम लोग सरकार में आए तो बिहार में कोई पाउडर का प्लांट नहीं था। जो दूध का पाउडर होता, यहाँ से रायबरेली दूध जाता था और वहां से पाउडर बनकर आता था। और आज बिहार में 112 मैट्रिक टन प्रति वर्ष क्षमता का पाउडर प्लांट तैयार हो चुका है। और इस कोरोना काल में 5 लाख लीटर दूध प्रतिदिन का पाउडर का निर्माण किया जा रहा था और 2200 टन जो मिल्क पाउडर था वो क्वारंटाइन सेंटर और आंगनबाड़ी केंद्रों में पहुंचाने का काम हुआ है। प्रधानमंत्री जी, आपके पहल से आज जो बिहार में फिश लैब स्थापित हो रहा 10 करोड़ की लागत से, इससे बिहार के 300 करोड़ से ज्यादा का लाभ बिहार के पशुपालकों को होगा, क्योंकि मछलियों की बीमारी से प्रति वर्ष 300 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ करता था। तमिलनाडु के बाद यह देश का दूसरा सबसे बड़ा लैब होगा। उसी प्रकार प्रधानमंत्री जी, मत्स्य उत्पादन में भी जहां 7-8 में 2,88,000 मैट्रिक टन मछली का उत्पादन होता था, अब इसमें 3 गुना की लगभग वृद्धि होकर 6,41,000 मैट्रिक टन मछली का उत्पादन हो रहा है। और अब बिहार की मछली नेपाल, सिलीगुड़ी, बनारस, गोरखपुर, रांची, अमृतसर, इन सभी शहरों के अंदर 33,000 मैट्रिक टन मछली का निर्यात हम प्रतिवर्ष बिहार से कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, बिहार के लोगों को फिश फीड की जानकारी नहीं थी कि फिश फीड क्या होता है, कि मछली को भी चारा खिलाया जाता है, ये भी लोग नहीं जानते थे। और आज आपके कर कमलों से फिश फीड के प्लांट का भी और बिहार के अंदर उद्घाटन हो रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा विश्वास है कि 294 करोड़ की लागत की जो आपने सौगात दी है, तो बिहार के अंदर ब्लू रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन, इन दोनों की दिशा में बिहार और तेजी से आगे बढ़ेगा और बिहार के करोड़ों पशुपालक और मत्स्य पालकों की आमदनी जो है दुगना करने में हम सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद और बधाई देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय।
अब मैं माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करूंगा कि वे अपने अभिभाषण से हमें लाभान्वित करें। अभिनंदन करता हूं कि आज अनेक चीजों के उद्घाटन और शिलान्यास के लिए आपने वक्त दिया है और आज के इस कार्यक्रम में जो मत्स्य संपदा योजना का नेशनल लॉन्च किया जा रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है। और इसके अलावा बिहार की कई योजनाओं का भी आपने उद्घाटन और शिलान्यास का समय दिया है, इसके लिए हृदय से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे बिहार के महामहिम राज्यपाल उपस्थित हैं, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं, बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष उपस्थित हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार के पशु एवं मत्स्य पालन पशुपालन विभाग के माननीय के लिए अभिनंदन करता हूं। और आपने जो यहाँ कार्यक्रम किया अनेक योजनाओं का, जिसका जिक्र हमारे अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी किया, माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने भी इसकी चर्चा की है। मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता हूं, क्योंकि हम सब लोग आपको सुनना चाहते हैं। और जो कुछ भी हुआ, मैं विशेष रूप से सबके लिए तो धन्यवाद देता ही हूँ, लेकिन ये जो पूर्णिया में मरंगा में सीमेंट स्टेशन का उद्घाटन किया जा रहा है, इसी का शिलान्यास 12 मई 2018 को हम लोगों ने किया था। और इतने कम समय में ये काम पूरा हो गया। जब हम लोग वहाँ पर गए थे शिलान्यास करने, तो एक बड़ी प्रसन्नता हो रही थी कि आखिरकार ये जो पूरा हो जाएगा और ये काम शुरू हो जाएगा, तो इसकी क्षमता होगी प्रतिवर्ष 50 लाख सीमेन स्ट्रॉ कृत्रिम गर्भाधान के उपयोग हेतु इसका होगा। तो बिहार में तो ये पूरा सबको मिल ही जाएगा, लेकिन इसके बाद पूर्वोत्तर राज्यों में और अन्य राज्यों में भी इसकी सुविधा लोगों को मिलेगी। और ये जो काम हो रहा है, इसके लिए हम लोगों ने 80 एकड़ जमीन उपलब्ध कराया और इसके लिए कार्यक्रम चलता रहे, तो उस पर कई पूर्ण क्षमता प्राप्त करने के लिए इसकी उच्च गुणवत्ता हेतु 59 पदों को स्वीकृत किया गया है। उसके संचालन के लिए राज्य सरकार ने अपनी तरफ से भी करीब 47 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया है। तो अब इतना अच्छा ये काम हो जाएगा आपके उद्घाटन के बाद सीमेंट स्टेशन का। और उसके बाद जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, खुशी की बात है, ये तो हम लोगों का अपना बिहार का विश्वविद्यालय था और बाद में इसको केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के रूप में मंजूरी दी गई। तो उसमें जो पूसा में अधीन स्कूल ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के भवन का उद्घाटन किया जा रहा है, जिसकी लागत राशि 11 करोड़ रुपए है। साथ ही यहाँ के छात्रों के लिए हॉस्टल, स्टेडियम एवं अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट हाउस के निर्माण का भी शिलान्यास किया जा रहा है। इसकी कुल प्राकृतिक राशि 63 करोड़ रुपए का। तो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए भी काम हो रहा है। और दूसरा, यहाँ पर हम लोगों ने जिसकी चर्चा की गई, यहाँ पर पहली बार हम लोगों ने पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की पटना में। एक जो ये कॉलेज था, एनिमल हस्बेंड्री कॉलेज था, हम लोगों ने इसको पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित इसको किया है। और इसके बाद यहाँ पर पटना में भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया जा रहा है आपके द्वारा। और इससे राज्य में दूध उत्पादन में बढ़ोतरी होगी और किसानों की आय में वृद्धि होगी। इसके लिए भी बहुत धन्यवाद। और हम लोगों ने जो किशनगंज है, वहाँ पर यहाँ बिहार में हम लोगों ने कृषि महाविद्यालय की स्थापना की थी। बहुत अद्भुत वो कृषि महाविद्यालय की स्थापना की गई है। उसको कोई देखेगा तो उतना बड़ा एरिया इस देश के किसी भी एग्रीकल्चर कॉलेज को नहीं। जब हम लोगों ने उसमें एग्रीकल्चर कॉलेज स्थापित करने का नाम दिया, और जब इनका निधन हो गया कलाम साहब का, पूर्व राष्ट्रपति, तो हम लोगों ने उन्हीं के नाम पर इसका नामकरण भी कर दिया। और इसमें तो फिर मत्स्य के लिए भी हम लोगों ने कॉलेज की स्थापना कर दी है और पशु के लिए भी हम लोग वहाँ पर कॉलेज की स्थापना करने का निर्णय ले चुके हैं। अब वहाँ पर जो आप लोगों ने इतना अच्छा काम कर दिया, अब तो जो फिशरीज कॉलेज में जो वही डॉक्टर कलाम कृषि महाविद्यालय का अंग है,
तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछली के रोग की जांच और इसके नियंत्रण के का सबकी चर्चा की गई। ये बहुत प्रसन्नता का विषय है और आपको इस बात की जानकारी होगी ही। हम लोगों ने बिहार के बारे में तो उन्होंने बता दिया, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के बारे में हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने, लेकिन यहाँ कृषि के क्षेत्र में भी कोई हाल नहीं था। आजकल तो कुछ लोग बोलते रहते हैं। हम लोगों को बिहार के लोगों ने काम करने का मौका दिया और जो बिहार में हम लोगों ने काम किया है तो बिना काम को देखे कुछ से कुछ लोग बोलते रहते हैं। जो कृषि का क्षेत्र था और बिहार की जो आबादी है, माननीय प्रधानमंत्री जी, 89% आबादी हम लोगों के लोग गांव में रहते हैं। इतना बड़ा राज्य माना जाता है, इसका 89% आबादी गांव में और 76% आबादी कृषि और इससे जुड़े हुए अन्य चीजों पर निर्भर है। इसलिए हम लोगों ने उनके उत्थान के लिए यहाँ बहुत आकलन और अध्ययन किया। और हमारे अभी उप मुख्यमंत्री जी, यहाँ पर तो कोई जानता ही नहीं था मछली वगैरह के उत्पादन के लिए, कुछ नहीं होता था, अपने आप जितना हो गया। तो यहाँ से पहली बार लोगों को हम लोगों ने भेजा, इन्होंने भेजा सबको बात करके, मत्स्य पालकों से बात करके, ये जो अपना केंद्रीय जो है विश्वविद्यालय सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, ये काकीनाडा में आंध्र प्रदेश में, और सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलकाता में, तो इन सब जगहों पर भेजा गया। हजारों की संख्या में लोगों को हम लोगों ने ट्रेनिंग दिलाया और उसके बाद वो काम बढ़ता गया। और इसके बाद तो आपको पता ही है, हम लोगों ने कृषि रोड मैप की स्थापना की। पहला रोड मैप 2008 से 12 तक, फिर 12 से 17 दूसरा कृषि रोड मैप और तीसरा कृषि रोड मैप 17 से 22 के लिए चल रहा है। और इसमें जो प्रगति हुई है दूध के बारे में इन्होंने बता दिया। और इसके अलावे, दूध के अलावे कई चीजों में इतना हुआ, मांस का भी उत्पादन हुआ। अंडा का औसत वार्षिक उत्पादन 7-8 में 106 करोड़ प्रति वर्ष से बढ़ करके 274 करोड़ प्रति वर्ष हो गया। यहाँ पर अंडा भी बाहर से आता था, सबसे ज्यादा तो आंध्र प्रदेश साइड से अंडा आता था। अब आजकल वो घट करके इतना कम हो गया, बाहर से आने वाला बहुत कम अब आ रहा है, अब यही हो जा रहा है सब चीज। और मांस के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। 1.8 लाख मीट्रिक टन था जो बढ़ करके 3.83 लाख मीट्रिक टन हो गया है। मछली के उत्पादन के लिए उन्होंने बता दिया है कि इतना मछली का उत्पादन बढ़ गया है। अब मात्र 65,000 मीट्रिक टन मछली अब बाहर से आता है, बाकी समूचा सब कुछ यहाँ पर काम शुरू हो गया है। तो इसलिए एक एक चीज के लिए जो हम लोगों ने यहाँ पर जानकारी दी कि भेजा गया और किस तरह से हम लोगों ने यूनिवर्सिटीज वगैरह की स्थापना की और इसके अलावे कॉलेजेस की और स्थापना की। और उन्होंने बता दिया कि जब हम लोग देखते थे कि एग्रीकल्चर से और ये पशुपालन से लोग चले जाते थे, स्टूडेंट बहुत रहते नहीं थे, तब हम लोगों ने पहली बार तय किया और हर स्टूडेंट को, हर छात्र 2,000 रुपया प्रति माह और 6,000 रुपया हम लोग देते हैं उन लोगों को किताब वगैरह खरीदने के। तो उसके बाद से सब सारे स्टूडेंट रहने लगे। तो किस तरह से काम हुआ है और हम लोगों की तरफ से जो कुछ भी हो रहा है वो तो काम हम लोग करने की कोशिश कर ही रहे। एक जो सबसे अच्छी बात है यहाँ के लिए, जो आप लोगों ने योजना शुरुआत की है, उसको और वृद्धि मिलेगी। अपने बिहार में चौर एरिया है, उत्तर बिहार में करीब 9 लाख हेक्टेयर का चौर एरिया है, जिसमें मुश्किल से 1 महीना पानी खत्म होता है, लेकिन बाकी समय पानी रहता है, खेती नहीं हो पाता है। अभी हम लोगों ने सब जगह देख करके अंत में निर्णय करा दिया और राज्य सरकार से भी योजना शुरू कर दी है कि भाई जो चौर किसके एरिया में है, जो भी पूरे एरिया में ही चौर है, तो जिसका भी है उसको हम लोग अब प्रेरित कर रहे हैं कि एक हिस्सा उसको और गड्ढा करके बना दीजिए आप तालाब, और उसी को निकाल करके मिट्टी को दूसरी तरफ भर दीजिए ताकि वो खेत हो जाए। और हम खुद भी देखने गए छपरा जिले में, और जो इतना अच्छा से काम लोगों ने शुरू किया है, और राज्य सरकार ने भी एक योजना बना करके उसमें लोगों को मदद देने का और राज्य सरकार की तरफ से कर रहे हैं कि एक तरफ लोग मत्स्य पालन करेंगे और दूसरी तरफ उसी में खेती लोग जो करेंगे तो बहुत अच्छे ढंग से उसमें और चीज खेती, फल का, फूल का, इन सब चीजों की खेती हो जाएगी। तो जो कुछ भी एक और चीज खास बात है यहाँ पर, बहुत ज्यादा ये जिसको नीलगाय लोग कहता, नीलगाय तो है नहीं, वह गुड़ परास,
कि है खुड़परास, गाय से उसका कोई रिश्ता नहीं, उसकी इतनी बढ़ती चली जा रही है आबादी और वो इतना किसानों को नष्ट कर खेतों को नष्ट करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है। लेकिन उसी का आकलन किया गया, जो सबसे पहले हम लोगों का यही पटना जिले में कुछ लोगों ने किया, लेकिन अब मोटे तौर पर उसमें भी हमने देखा कि जो हमारा चौर इलाका है वहां पर अब कुछ किसानों को भी हमने देखा और लोगों को हम लोग अब प्रेरित कर रहे हैं। ये जो खुड़परास है उससे फसल क्षति जो होती है उसको बचाने के लिए अब ये लोग कर रहे हैं कि चौर क्षेत्र में अब लेमन ग्रास और खस और लेमन ग्रास, ये दोनों के नजदीक जा नहीं पाता है, वो दूर से ही भाग जाता है। तो हम लोग लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर जो चौर वाले इलाके में होगा तो एक तरफ पानी एक तरफ रहेगा सब दिन, उसमें लोग करेंगे मत्स्य करेंगे, लोगों की आमदनी बहुत बढ़ने वाली। तो आपकी जो योजनाएं आ गई और आपने जिस तरह से मदद करने का निश्चय कर दिया है, ये मत्स्य संपदा योजना ये मामूली चीज नहीं है। अब ये मत्स्य संपदा योजना हो गई तो इसका तो लाभ लोगों को देश भर में मिलेगा, हमारे यहाँ के लोग भी लाभ लेंगे और अन्य प्रकार की योजनाओं की। और हमने तो आपको कह देते हैं, अभी हमको लगता है कि गिरिराज जी थोड़ा भूल रहे थे, इनको याद हो जाना चाहिए कि हम लोगों ने उसी समय से कहना शुरू किया है, नीचे मछली ऊपर बिजली, यानी मछली का भी उत्पादन उस पर सौर ऊर्जा का भी। तो कहते कहते अंत में अब एक जगह लोग प्रयोग के तौर पर शुरू किया है कि नीचे मछली और ऊपर से सौर ऊर्जा का भी इंतजाम करेंगे। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं राज्य के अंतर्गत। लेकिन अब आपकी तरफ से जो योजनाओं की सहायता मिली उससे हमारे बहुत सारे किसान हैं, कई योजनाओं का उनको लाभ मिलेगा, उनकी और आमदनी बढ़ेगी। और कुछ योजना जो आप लोगों की तरफ से लागू की गई है, इसका मैं समझता हूं कि पशुपालन के क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। और इसलिए इस योजना के आयोजन के लिए मैं आपको पुनः आपका अभिनंदन करता हूं और आपको मैं इतना ही आश्वस्त करता हूं कि बिहार के लोगों को खुशी हो। जो हमने कह दिया कि हम लोगों के अभी भी 76% लोग इन्हीं चीजों पर, अब इसके लिए जो काम किया जाएगा तो उनको इतनी खुशी हो। सब चीज अंदरूनी और गांव में लोगों को इसका बहुत एहसास होता है और उनको इस बात को लेकर के बड़ी प्रसन्नता होती है। इसलिए मैं सब लोगों की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी मैं आपको का पुनः हृदय से अभिनंदन करता हूं और इस कार्यक्रम के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद महोदय। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर निवेदन करता हूं कि बटन दबाकर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ कर इसे राष्ट्र को समर्पित करें। इस अवसर पर मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस योजना के अंतर्गत आज 21 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 1700 करोड़ रुपए की योजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है। भारत में मत्स्य क्षेत्र में मुनाफे की संभावना बहुत ज्यादा है। भारत की पेनिनसुलर कोस्टलाइन 8,118 किलोमीटर तक लंबी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि के कारण नीली क्रांति के रूप में फिशरीज सेक्टर ने सराहनीय तेजी पाई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का संकल्प देश की आर्थिक समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देगा। इसी दिशा में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 20,050 करोड़ के निवेश की परिकल्पना की गई है। मछली पालन क्षेत्र में ये आजादी के बाद से अब तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के जरिए मछली उद्योग में पैदावार बढ़ाने के लिए नई टेक्नोलॉजी और नए तरीकों से प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है। इसमें जमीन और पानी के जरियों का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत लागू की गई योजनाओं का लक्ष्य है आने वाले समय में मछली उत्पादन को 150 लाख टन को बढ़ाकर 220 लाख टन तक ले जाने का, जिससे 55 लाख से भी ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर पैदा हो सकेंगे। मत्स्य पालन निर्यात को बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाना है ताकि मत्स्य पालन की आय को दुगना किया जा सके।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मछुआरों को ब्रूड बैंक्स के लिए बढ़िया सीड और फीड भी दिया जा रहा है और नई तकनीक जैसे RAS, बायोफ्लॉक सिस्टम को भी लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, जिसके कारण पैदावार तेजी से बढ़ पा रही है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में मछली किसानों और इस कारोबार से जुड़े लोगों की सुरक्षा पे भी ध्यान दिया जा रहा है, जिसके तहत उनको लाइफ इंश्योरेंस और फिश वेसल इंश्योरेंस दिया जाएगा। भारत में ऑर्नामेंटल फिशरीज के साथ सीवीड कल्टीवेशन भी महिलाओं को बड़ा रोजगार प्रदान करता है। सीवीड की बढ़ती मांग को देखते हुए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत के नई तकनीकों से मछुआरों की जान और माल दोनों की बचत के साथ उत्पादन में भारी बढ़ोतरी होने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी और एक आत्मनिर्भर भारत का सपना भी साकार हो पाएगा। धन्यवाद महोदय। अब माननीय प्रधानमंत्री जी से सविनय अनुरोध है कि बटन दबाकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर के परिसर में स्कूल ऑफ एग्री बिजनेस एंड रूरल मैनेजमेंट के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन एवं बॉयज हॉस्टल, स्टेडियम और इंटरनेशनल गेस्ट हाउस का शिलान्यास करें। धन्यवाद महोदय। अब माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि ई गोपाला ऐप को लॉन्च करें और इस ऐप के माध्यम से हमारे पशुपालक भाई बहन को तकनीकी जानकारी प्राप्त होगी और वो इस प्लेटफॉर्म से उन्नत नस्ल के पशुधन की खरीद बिक्री कर सकेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि पूर्णिया के सीमेंट प्रोडक्शन स्टेशन एवं पटना स्थित एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी एंड IVF लैब पटना का शिलान्यास बटन दबाकर करने की कृपा करें। ई गोपाला ऐप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लॉन्च की जाने वाली ई गोपाला ऐप का उद्देश्य एक व्यापक पशु सूचना प्रणाली के साथ सेक्टर को डिजिटल बनाना है। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड की जा सकती है। अपने रजिस्टर्ड नंबर से लॉगिन करने पर आपको 6 विकल्पों और सुविधाओं की होम स्क्रीन दिखेगी। सबसे पहले है पशु पोषण, जो आपको पशु को उपलब्ध फीड सामग्री की मात्रा और पोषण की जानकारी देता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति विकल्प, जिसके द्वारा आप अपने पशु के रोग और उसकी आयुर्वेदिक उपचार देख सकते हैं। मेरा पशु आधार विकल्प में किसान अपने सभी नए और पुराने पशुओं की जानकारी देख सकते हैं। अलर्ट्स में किसानों को अपने पशु के टीकाकरण की डेट जैसी सूचना मिलती है। आयोजन देखें विकल्प के द्वारा आप नजदीकी टीकाकरण कैंप या आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में जान सकते हैं। पशु बाजार, जहां किसानों को कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों और वीर्य स्टेशनों की जानकारी मिलती है और अच्छी नस्लों वाले पशुओं के भ्रूण की बिक्री और खरीद की जा सकती है। यह ऐप सिर्फ भारतीय पशुपालकों के लिए ही नहीं, परंतु सब देशवासियों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और डेयरी इंडिया को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। डेयरी क्षेत्र में नस्ल सुधार, रोगों से मुक्ति और उन्नत पोषण उच्च उत्पादकता के 3 स्तंभ हैं। बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत का सबसे बड़ा वीर्य उत्पादन स्टेशन 84 करोड़ रुपए के निवेश के साथ स्थापित किया जा रहा है। पटना में एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी और IVF लैब की स्थापना 8 करोड़ रुपए के निवेश के साथ की जा रही है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत किसानों तक पहुंचेंगी 6 सॉर्टेड वीर्य सुविधाएं और इस कार्यक्रम का शुभारंभ आज बरौनी में किया जा रहा है। इस तकनीक से मादा पशुओं की संख्या बढ़ेगी, दूध की बिक्री से किसानों की आय दोगुनी होगी और सेक्टर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। इन कार्यक्रमों के शुभारंभ और उन्नत प्रौद्योगिकी की मदद से विशेष रूप से बिहार राज्य का पशुपालन और डेयरी सेक्टर कई गुना बढ़ने की ओर अग्रसर है। धन्यवाद महोदय। अब हम पूर्णिया जिला चलेंगे, जहां श्रीमती मोनिका भारती माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद के लिए सीमेंट प्रोडक्शन स्टेशन में उपस्थित हैं। मोनिका जी नमस्ते। माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरी ओर से आपको प्यार भरा प्रणाम। मैं मोनिका भारती हांसदा ग्राम अलीनगर दूध उत्पादक सहयोग समिति पंचायत सतकुदरिया जिला पूर्णिया से आई हूँ और मैं कोसी डेयरी प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई हूँ।
मोनिका जी, आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरे हस्बैंड है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे भैया भाभी हैं, उनके 3 बच्चे हैं, दादी है और सास ससुर हैं। बड़ा विशाल परिवार है। यस सर। पशुपालन के अलावा और भी कोई काम करती हैं या फिर इससे ही गुजारा चल जाता है? अभी तो सर इससे ही गुजारा चल जाता है, मतलब ग्रेजुएट किए हैं लेकिन अभी कोई रोजगार नहीं मिला है, तो अभी पशुपालक से ही और कृषि है, मतलब किसान हैं, क्या खेती कर रहे हैं। किस विषय में ग्रेजुएशन किया? हिस्ट्री में। अच्छा, कहाँ पर किए? मनिहारी कॉलेज से किया सर। अच्छा, अभी आपके पास कितनी गाय हैं? 2 गाय हैं। अच्छा, और कितने दूध की बिक्री दिन भर में हो जाती है? प्रतिदिन 10 लीटर। 10 लीटर? अच्छा। जी। आप पहले से ही सहकारी समिति से जुड़ी थी या फिर कहीं और दूध बेचती थी? इससे आपको कोई नहीं लाभ सर, हुआ क्या पहले ये नई व्यवस्था से? पहले से ही जुड़े हुए हैं। अच्छा, यानी जब से आपके पास गाय है या जब से आप ससुराल आई, ये काम पहले से ही चल रहा था? ससुराल आने से पहले यहाँ पर कुछ काम नहीं था। अच्छा। यहाँ मेरे इंटर करके मेरी शादी हुई है और मैं ससुराल से ही ग्रेजुएशन की हूँ। और यहाँ पर पहले मतलब मैं एसटी से हूँ, तो यहाँ पर शराब मतलब बनता था हमारे समाज में। तो मेरी शादी हुई, इसके बाद जब शराब बंदी स्टार्ट हुई तो मैंने लेडीज लोगों को जागरूक किया कि शराब नहीं बनाना है। मैंने स्वयं सहायता समूह को भी प्रेरित किया कि उसमें 10 रुपया सप्ताह जमा करना है, उससे भी हमें लाभ हो सकता है। और फिर मैंने जीविका में ही VRP में काम किया किसान लोगों के साथ ही, जिससे कि हमारी आय में बढ़ोतरी हो सके। और अभी उससे भी मतलब मैं आगे आना चाहती हूँ। मोनिका जी, सबसे पहले तो मैं आपके पतिदेव को, आपके ससुर साहब को, आपकी सास को यहाँ से विशेष प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप इंटर के बाद शादी करके ससुराल आई और आपकी पढ़ाई आपने पूरी की। देखिए, ससुराल में आपको इस प्रकार से सम्मान मिलना, इतना प्यार मिलना और आपको पढ़ाई के लिए सुविधा देना, और जैसा आपने कहा कि आप SC क्लास से हैं, ये जो जागरूकता पहुंची है, मैं आपके परिवार को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं कि उन्होंने आपके लिए इतने सारे अवसर खोल दिए। थैंक यू सर। मेरे जैसे और भी महिला हैं जो ससुराल में आकर के अपना पढ़ाई छोड़ दी है, उसको भी मेरे मतलब हमें देख करके उसको भी प्रोत्साहन होगा कि हम भी आगे आए। वाह, चलिए, आपने तो इस काम के अलावा भी न सिर्फ बिहार की बेटियों को प्रेरणा दी, देश की बेटियों को प्रेरणा दी है। यस सर। देखिए मोनिका और इन जैसी तमाम बहनें आज स्वावलंबन के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए तेजी से आगे आ रही हैं। सरकार की भी हर संभव ये कोशिश है कि बहनों को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, और इसके लिए स्वयं सहायता समूहों को जब और ज्यादा मदद की जा रही है। मुझे विश्वास है कि पशुपालन में तो वैसे भी परंपरागत रूप से ही हमारे यहाँ पशुपालन का काम हमारी माताओं बहनों ने ही संभाला है, लेकिन अगर उनको आधुनिक तकनीक का उनको सहारा मिल जाए, उनको ज्ञान भी मिल जाए और व्यवस्था भी मिल जाए, और पशुओं की अच्छी नस्लें अगर मिलना शुरू हो जाए, उनके स्वास्थ्य की जांच भी आसानी से संभव हो जाए, और जिसकी दिशा में बिहार सरकार भी काफी प्रयास कर रही है, गिरिराज जी के नेतृत्व में भारत सरकार भी अनेक नए नए प्रकल्प चला रही है। मुझे विश्वास है इन सारी चीजों का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा आपको, और आप जैसे पशुपालक निश्चित ही देश की अर्थव्यवस्था में एक नई ताकत बनेंगे। लेकिन आप मोनिका जी पढ़ी लिखी हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा, अभी आपने देखा होगा कि कुछ न्यूज चैनल ने गुजरात की बनास डेयरी की 10 बहनों का बड़ा परिचय दिया था। वो गांव की किसान बहनें थी, कोई ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन वो 1-1 करोड़ रुपयों का दूध का कारोबार करती है। यानी अपने आप में
सिर्फ पशुपालन और दूध का काम। अगर आप वेबसाइट पर जाओगी बनास डेयरी की या अमूल डेयरी की या साबर डेयरी की, तो आपको ऐसी कई बहनों ने कैसे पराक्रम किए हैं, आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेगी। तो मैं जरूर, मोनिका जी, आपने जैसे पढ़ाई में रुचि ली है, अब आप वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन के इस काम को आगे बढ़ाइए। आपने जो ग्रेजुएशन किया है, इसलिए और नया कुछ खोजने में समय बर्बाद मत कीजिए। आपके पास जो ताकत है, उस ताकत से आप पूरे क्षेत्र का, पशुपालन का कार्य क्षेत्र ही बदल सकती है। और बड़े विश्वास के साथ आगे बढ़िए। आपके क्षेत्र के सारे किसान, पशुपालक आपको जीवन भर आशीर्वाद देते रहेंगे। और मुझे विश्वास है कि आप जैसे पशुपालकों को और आपके कारण अन्य लोगों को भी बहुत लाभ मिलेगा। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सर। धन्यवाद। इसके बाद अब श्री ब्रजेश कुमार बरौनी से माननीय प्रधानमंत्री जी से वार्ता करेंगे। हेलो, माननीय प्रधानमंत्री को मेरा सादर प्रणाम। मैं ब्रजेश कुमार, ग्राम कोड़े, थाना गढ़पुरा, जिला बेगूसराय, जो दूध संघ बरौनी के अधीनस्थ आदर्श किसान दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति का एक सदस्य किसान हूं। हमारे पास 20 छोटे बड़े पशु हैं, जिसमें 2 मुर्राह नस्ल की भैंसें हैं, बाकी विभिन्न नस्लों की गाय हैं। उसमें एक हमारे बिहार की मूल नस्ल बछौर की गाय और 2 उसके बछड़े भी हैं। ब्रजेश जी, आप पढ़ाई लिखाई की या बस ऐसे ही पशुओं की सेवा में लग गए? सर, हमने पढ़ाई की है। मैं ISM धनबाद से डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की पढ़ाई की। उसके बाद हम दिल्ली हाई टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन से एम्बेडेड सिस्टम डिजाइनिंग की भी पढ़ाई प्राप्त की है। अरे वाह, आपके पास तो काफी कुछ ज्ञान भी है और उसमें भी टेक्नोलॉजी का ज्ञान है। आपने पढ़ाई की है और उसके बाद भी आपने इस क्षेत्र को चुना है। देखिए, यही चीजें देश में प्रेरणा देने वाली है। तो खेती, किसानी और पशुपालन के इस काम में आपका मन लग रहा है, या आपको लगता है कि नहीं ये तो ठीक है, अभी टेम्पररी कर रहा हूं, कुछ और करूंगा, ऐसा मन करता है क्या? सर, पढ़ाई के उपरांत मैं CBSE के लिए काम करता था। उसके लिए सॉफ्टवेयर डिजाइन करता था, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन का। 2012-13 में 13 के जुलाई में मैं गांव वापस आया और हमने कहा कि मैं पशुपालन करूंगा। और मुझे गांव समाज का बड़ा विरोध झेलना पड़ा, लेकिन मैं दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उसमें लगा रहा। और आज मैं गर्व से कहता हूं सर कि मैं वो ऋषि पुत्र कृषक हूं, जिसके उगाए गए अनाज से हमारे हिंदू सनातन धर्म में ठाकुर जी के भी भोग लगते हैं। वाह वाह। और अगर इतने महत्वपूर्ण उत्पाद के उत्पादक अपने आप को दीनहीन महसूस करेंगे, तो फिर हमारा देश विकास नहीं कर सकता। इसलिए गर्व से हम कहते हैं कि हम पशुपालक किसान हैं। ब्रजेश जी, मुझे आपके शब्द सुनकर के मुझे खुद को ही प्रेरणा मिल रही है। हमारे देश का गर्व है कि ब्रजेश जी जैसे आत्मविश्वास से भरे हुए और क्लियर विजन वाले नौजवान अपने ज्ञान का और क्षेत्रों में कैसे उपयोग हो, इस प्रकार का कमिटमेंट रखने वाले नौजवान। ब्रजेश, मैं सच बताता हूं, आपकी आधी मिनट आपने ली, लेकिन मुझे इंप्रेस कर दिया। देखिए, गांव में रहकर अपने घर पर ही ये जो काम कर रहे हैं, उसे कितनी आमदनी हो जाती है, कितनी बचत हो जाती है, ये तो शायद आप हिसाब किताब नहीं लगाते होंगे, लेकिन आपका कमिटमेंट है इसलिए करते होंगे। लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगा कि क्या स्थिति होती है। सर, हिसाब किताब लगाते हैं। सबसे पहले हमने बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश में चल रहे समग्र गौ विकास योजना अंतर्गत 20 गायों का अनुदानित भारतीय स्टेट बैंक से गौशाला खोला। और उसके जितने भी मानक थे सर, मैं बिहार का उस योजना से सब्सिडी प्राप्त करने वाला पहला लाभार्थी हूं। ये गौरव मुझे प्राप्त है।
और उस योजना के जितने भी सर साधन थे, वर्मी कंपोस्ट, गोबर गैस प्लांट, मिल्किंग मशीन, बिहार का मैं पहला मिल्किंग मशीन भी 2013 में पंजाब से खरीद के लाया सर, और सैलेज मेकिंग प्रोसेस, यूरिया ट्रीटमेंट उस समय भूसा का होता था। इन सारे संसाधनों को हमने वहां लगाया। बाद में दुग्ध संघ बरौनी के सानिध्य में आने के बाद माननीय अध्यक्ष विजय शंकर सिंह और प्रबंध निदेशक सुनील रंजन मिश्रा साहब के सानिध्य में आने के बाद हमें नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की एक डेलीगेशन जब हमारे यहाँ आई, तो उसके बाद उन्होंने हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट लाया सर कि माइक्रो ट्रेनिंग सेंटर, कि एक पशुपालक किसान ही किसानों को उनके भाषा में उनके स्तर तक आकर उन्हें प्रशिक्षण दे। तो इस योजना के तहत हमारे यहाँ एक सर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के गाइडलाइन में और बरौनी डेयरी के सौजन्य से माइक्रो ट्रेनिंग सेंटर लगा, जिसमें हम अभी वर्तमान में 5000 किसानों को 1 डे ट्रेनिंग भी दे चुके हैं सर। और भी छोटे छोटे वहां पे जो दूध समितियां चलती हैं, मैं उसका अध्यक्ष हूं सर। और हमने छोटे छोटे की मुर्गी के लिए या गाय के बछड़ों के लिए इस तरह के छोटे छोटे पशु आहार के भी एक छोटा सा यूनिट खड़ा किया है, जिसके माध्यम से हम जो पशु आहार बाजार में या हमारे दूध संघ के माध्यम से बछड़ों के लिए काप स्टार्टर, मुर्गी के लिए, बकरी के लिए नहीं मिलती है, वो हम किसानों को सस्ते और सुलभ दे सकें। दूसरा एक हमने अपना प्रयास किया है सर कि हम स्कूली बच्चों को जाके अपना समय देके और उनको बताएं कि कृषि और पशुपालन का हमारे मानव जीवन में क्या योगदान है। मानव जीवन में कृषि और पशुपालन की भूमिका पे हमने सैकड़ों जगह जगह स्कूलों में और बच्चों के बीच जाके अपना एक कार्यक्रम किया है सर। मैं आपकी बातें सुन करके 2 सुझाव देता हूं। एक, जो आप बच्चों को जाकर के मोटिवेट करते हैं और आप टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए, क्यों ना आप अपनी एक ऐप बनाएं, जिस ऐप में एक 10-12 मिनट का हर हफ्ते में 2 बार एक बच्चों को समझ आए पशुपालन का, खेती का, टेक्नोलॉजी का, ऐसे छोटे विषय आप उनको ऑनलाइन पढ़ाएं। हो सकता है आपकी बहुत बड़ी रीच हो जाएगी। देश में भी कई लोग होंगे जो आपकी 10-10 मिनट की वीडियो, और हर सप्ताह तय होगा भाई आप सप्ताह में 2 दिन इतने बजे अपलोड करेंगे, मतलब सब लोग इंतजार करेंगे, क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी हो और मैं देख रहा हूं कि आपके पास समझ भी है। दूसरा, ये कोरोना काल समाप्त होने के बाद मैं विशेष रूप से चाहूंगा कि आप समय निकालिए और आपके इलाके के किसान, उन सबको मैं गुजरात भेजने की व्यवस्था करूंगा। और वहां ये जो अमूल का काम चल रहा है, डेयरी का कैसा काम चल रहा है, किस प्रकार से जुड़ता है, एक हफ्ते भर रह करके आप उसको देख के आइए। मैं गिरिराज जी को कहूंगा कि वो इसकी व्यवस्था करें, और मैं भी देखूंगा कि आपका वहां जाना और सारी चीजें देखने का मौका मिले। तीसरी एक बात मैं कहूंगा कि भारत सरकार की एक गोबर धन की योजना है। जैसे आप गोबर गैस का प्लांट चला रहे हैं, लेकिन 40-50 गांवों का संयुक्त, फिर लोग अपने यहाँ पुराने जो बूढ़े पशु हैं उनको छोड़ नहीं देंगे, रखेंगे, क्योंकि उसके जो वेस्ट हैं आज उसकी की कीमत मिलती है। और आप एक बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा का केंद्र बना सकते हैं। तो गोवर्धन योजना जो भारत सरकार की है, उसका भी फायदा लेने की दिशा में आप जरूर सोचिए। मैं गिरिराज जी को बताऊंगा कि वो आपके संपर्क में रह करके, क्योंकि आपने बड़ा रिवॉल्यूशनरी कदम उठाए हैं और एक दीर्घ दृष्टि के साथ कदम उठाया, ऐसा मैं अनुभव कर रहा हूं। और जब गांव के व्यक्ति के पास से ये धरती के अनुभव को सुनता हूं, तो सचमुच में मेरे लिए बड़ी खुशी बात होती है। और गांव की किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार जो प्रयास कर रही है, उसमें आप जैसे नौजवानों का जुड़ना बहुत बड़ा लाभ करेगा। हम लोगों ने, आपने देखा होगा, कई पुराने कानूनों को बदल दिया है। कई कानून जो किसानों के लिए एक प्रकार से जंजीर बन गए थे, उनको हमने हटा दिया है। आपको या आपके गांव के किसानों को इसकी जानकारी मिलती रहे, इसके लिए लगातार प्रयास करना चाहिए। मैं फिर एक बार आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और पूरे गांव के लोगों को जिस प्रकार से आपने जोड़ा है,
अगल बगल के गांव को जोड़ा है और आधुनिकता टेक्नोलॉजी इस दिशा में जोड़ा है। देश के पढ़े लिखे नौजवानों के लिए आपका ये प्रयास बहुत ही प्रेरक है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। अब मधेपुरा के प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लाभार्थी श्री ज्योति मंडल जी की बारी है, जिनका फिश फीड मिल का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया है। मधेपुरा से ज्योति मंडल बोल रहा हूं सर। प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत प्रणाम सर। ज्योति जी नमस्कार। जी प्रणाम सर। जी बताइए, अपना जरा बात बताइए, क्या कर रहे हैं? हम सर पहले खेती करते थे, उसमें आमदनी कम होती थी। अब मछली पालन कर रहे हैं 4-5 साल से 10 हेक्टेयर में सर, उससे काफी आमदनी बढ़ गई है। क्या फर्क आया? पहले की तुलना में कितना फर्क आया? पहले की तुलना में कम से कम 5 से 10 गुना फर्क आया। ओहो, अच्छा। तो आप पहले क्या पढ़ाई वढ़ाई की है या पहले से खेती में ही लगे थे? नहीं सर, पढ़ाई किए हैं। साइंस कॉलेज पटना से बीएससी ऑनर्स किए थे सर, उसके बाद जेएनयू से एमए किया है सर। और उसका किसान यहाँ पर खेती कर रहे हैं, प्लांटेशन किया है और सर खेती कर रहे हैं। तो उसमें मछली पालन ही मेरा मेन खेती है सर। अच्छा, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, जेएनयू से किया, और आपने मछली पालन ही क्यों चुना? क्यों ही विचार आया? आप आगे रिसर्च में जा सकते थे और कोई व्यवसाय भी आप चुन सकते थे। सर उसी समय मेरे मन में आया सर, जो गांव किसान के लिए कुछ किया जाए। किसान लोग बहुत ही, हम लोग के मधेपुरा जिला बहुत गरीब जिला है सर। हिंदुस्तान का सबसे गरीब जिला में मधेपुरा जिला है सर। यहाँ किसानों की स्थिति बड़ी बदतर थी, लेकिन आप लोगों के आने के बाद से सर, राजपाट आने के बाद से बहुत अच्छी स्थिति आ रही है। अभी मछली पालन में मतलब 5 गुना वृद्धि हो रही है किसानों की आमदनी में सर। पहले 10 से 20 हजार एक एकड़ में कमाई होता था सर। आज की डेट में कम से कम किसान 1 एकड़ वाटर एरिया से 1 लाख से 10 लाख 20 लाख तक कमा सकता है सर। आपकी जो योजना थी सर, जो हम 22 में 2 गुना करेंगे आमदनी, अगर किसान मछली पालन शुरू करे सर तो 5 गुना आमदनी तो निश्चित रूप से होगी सर। ज्योति जी, आपकी बात सुनकर के देश के किसान भी आपको सुन रहे हैं। ये जो आत्मविश्वास आप बता रहे हैं, जब चारों तरफ कुछ लोग निराशा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और ज्योति जी आप तो स्वयं विश्वास की ज्योति जगा रहे हो। अच्छा, आपके गांव में या आसपास के इलाके में पहले से भी मछली पालन के तौर तरीके रहे होंगे? पुरानी पद्धति रही होगी, वेस्टेज रहता होगा। आपने क्या नया किया? हमने सर उसमें चारा खिला करके सर, देखिए मछली की वृद्धि काफी होती है, तो चारा खिलाने के लिए सर चारा यहाँ काफी महंगा मिलता है। यहाँ नियरेस्ट पॉइंट छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से आता था चारा सर, वो काफी महंगा किसानों को मिलता था, हमको मिलता था काफी महंगा। लेकिन जब हम यहाँ इसीलिए चारा मिल यहाँ पर स्थापित किए हैं सर, जो किसानों को सस्ता में चारा मिलेगा और आमदनी गारंटी के साथ सर हम कह रहे हैं जो 5 से 10 गुना किसानों की आमदनी बढ़ जाती। अब मत्स्य संपदा योजना के तहत आपने फिश फीड मिल भी शुरू की है, और मैं पीछे देख रहा हूं कि, और इस योजना से आप अपने साथ साथ पूरे क्षेत्र को ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए आगे भी कुछ करें, ये मेरी अपेक्षा है। हो सकता है क्या कुछ कर सकते हैं आप? जी सर, कर रहे हैं सर, प्रचार प्रसार काफी कर रहे हैं और काफी आदमी इसमें जुड़ रहा है सर। मछली पालन में काफी आदमी सर इसमें जुड़ रहा है और काफी बढ़िया खेती शुरू हुआ है सर। लोग आपके यहाँ देखने के लिए आते हैं क्या, कैसे आप कर रहे हैं वो? जी सर आते हैं। अच्छा जी सर आते हैं सर। देखिए, देश में गांव और किसान की आय बढ़ाने के लिए ब्लू रिवॉल्यूशन पर व्यापक काम हो रहा है। कोशिश ये है कि नदियों, तालाबों में, समंदर में, जहां भी हो, हम जल के भीतर के संसाधनों का संरक्षण और संवर्धन भी करें और उसमें आजीविका भी कमाएं, ताकि किसान को भी लाभ हो, पर्यावरण, जल के भीतर का जीवन भी अधिक सुरक्षित हो। सरकार इसके लिए हर स्तर पर आर्थिक और तकनीकी मदद मुहैया करा रही है, और मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से भले आज
मधेपुरा आपके हिसाब से गरीबी में 10 नंबर में हो, लेकिन आप जिस दिशा में चले हैं, देखते ही देखते मधेपुरा गरीबी के इस टीके से बाहर आ सकता है। और आप जैसे पढ़े लिखे किसान जब मैदान में आए हैं तो पक्का आएगा, और भारत सरकार, राज्य सरकार पूरी तरह आपके साथ खड़ी रहेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। सर, मछली पालन में अगर सर आप लोगों की तरफ से जो मदद मिल रही है, जैसे हमको 50% अनुदान मिला सर, आज चारा यहाँ बनेगा और सस्ता मिलेगा सब किसानों को, तो मछली उत्पादन करके किसानों की आमदनी 5 गुना से 10 गुना आराम से सर 1 साल में बढ़ सकता है। और ये आदमी देख रहा है और सोच रहा है, हर आदमी अब सोच रहा है जब हम तालाब खुदाएं मछली पालन करें सर। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको और बहुत शुभकामनाएं मेरी। धन्यवाद महोदय। वार्ता के अंत में श्री राजू कुमार पटना को आमंत्रित करते हैं। श्री राजू कुमार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत फिश ऑन व्हील्स के लाभार्थी हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, आपको सादर प्रणाम करता हूं। मैं पटना जिला के रहने वाला हूं। मैं पहले कृषि का कार्य करते थे, अब मैं 4-5 वर्षों से मछली पाल रहे हैं। माइक नजदीक ले जाइए। हाँ, ठीक ठीक, मुझे सुनाई दे रहा है, मुझे सुनाई दे रहा है। इस योजना की जानकारी हमें अखबार और जिला मत्स्य अधिकारी से मिली। फर्म में तालाब से मछली बिक्री करने पर ज्यादा मुनाफा नहीं मिल पाता था। अब हम इस तालाब की मछली बेचने पर ज्यादा मुनाफा मिलेगा, इससे हमारी आमदनी बढ़ जाएगी। राजू जी, आप पहले से ही मछली से जुड़ा काम करते थे, कुछ और करते थे, फिर इसमें आए, क्या हुआ? पहले हम स्टडी कर रहे थे। 3-4-5 सालों से मछली पालन की जानकारी मिली और हम इसमें निकल हुए हैं। नहीं, पहले जो खेती का काम करते थे उसमें और इस काम में आपके जीवन में और आपकी आर्थिक व्यवस्था में क्या फर्क आया, कैसे बदलाव आया? पहले हम कृषि से ज्यादा मुनाफा नहीं कर पाते थे, फिर इस मछली पालन में करने से जानकारी मिला और इससे 4-5 गुना मुनाफा मिला। नहीं, ये जो फिश ऑन व्हील्स योजना से आप जुड़े हैं, क्या इससे आपका काम बेहतर होगा क्या? यानी आपको लगता है कि आपका कारोबार बढ़ेगा और जो अपने सपने हैं वो पूरे हो पाएंगे? फिश ऑन व्हील्स से गाड़ी मिलने से घूम घूम कर मछली बेचेंगे और हमारी मछली तेजी से बिकेगी। अभी कितनी जगह पे पहुंचाते हैं आप? ये व्हील लेकर के जाकर हैं, कितनी जगह पे पहुंचाते हैं आप? अभी सर शुरुआत है सर, अभी शुरुआत है। इतना से पहली बार हमको लाभ मिला सर। नहीं, देखिए, आपकी पहचान बन जाएगी, फिर तो लोग तय करेंगे भैया शाम को 5 बजे आप यहाँ मिलते हैं, 3 बजे यहाँ मिलते हैं, दोपहर 2 बजे यहाँ मिलते हैं। सब लोग आप मालूम होगा कि आपके पास पहुंचना है तो कैसा, ऐसा बराबर परफेक्ट प्लान कर लिया है आपने? अभी सर नहीं किए हैं सर। हाँ, नहीं तो कर लेना चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि आप कहाँ पर कितने बजे किस कोने में खड़े होंगे, तो जो भी आपका क्लाइंट है, कस्टमर है, उनको पता होगा कि आपके पास यहाँ पहुँचना है, तो आपको बहुत सुविधा बढ़ेगी। देखिए राजू जी, एक प्रकार से आप पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और हो जाएंगे, मेरा पक्का विश्वास है। मछली भी अपनी ओर से मछली से जुड़े ज्ञान पान का व्यवसाय भी अपना, देखिए ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसलिए राजू जी, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। मत्स्य संपदा योजना का लक्ष्य की यही है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को फिशरीज से जुड़े सेक्टर में उत्पाद से लेकर के वैल्यू एडिशन के काम में जोड़ा जाए। और इससे 2 काम होंगे।
एक तो व्यापक मात्रा में रोजगार तैयार होंगे और दूसरा हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जिससे देश के पास ज्यादा संसाधन आएंगे। तो मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं राजू जी। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, हम सबको उनके मार्गदर्शन के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। रउआ सभे के प्रणाम बा। देशवा खातिर, बिहार खातिर, गांव के जिंदगी के आसान बनावे खातिर और व्यवस्था मजबूत करे खातिर मछली उत्पादन, डेयरी, पशुपालन और कृषि क्षेत्र में पढ़ाई और रिसर्च से जुड़ले सैकड़न करोड़ रुपया के योजना के शिलान्यास और लोकार्पण भइल है। एकरा खातिर सौ से बिहार के भाई बहन लोगन के अनघा बधाई देतनी। बिहार के गवर्नर फागू चौहान जी, मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान गिरिराज जी, कैलाश चौधरी जी, प्रताप चंद्र सारंगी जी, संजीव बालियान जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री भाई सुशील जी, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमान विजय चौधरी जी, राज्य मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यगण, सांसदगण, विधायकगण और मेरे प्रिय साथियों, आज जितनी भी ये योजनाएं शुरू हुई हैं, उनके पीछे की सोच ही यही है कि हमारे गांव 21वीं सदी के भारत, आत्मनिर्भर भारत की ताकत बने, ऊर्जा बने। कोशिश ये है कि अब इस सदी में ब्लू रिवॉल्यूशन यानी मछली पालन से जुड़े काम, व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी डेयरी से जुड़े काम, स्वीट रिवॉल्यूशन यानी शहद उत्पादन से जुड़े काम हमारे गांवों को और समृद्ध और सशक्त करें। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई है। आज देश के 21 राज्यों में इस योजना का शुभारंभ हो रहा है। अगले 4-5 वर्षों में इस पर 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। इसमें से आज 1700 करोड़ रुपए का काम शुरू हो रहा है। इसी के तहत ही बिहार के पटना, पूर्णिया, सीतामढ़ी, मधेपुरा, किशनगंज और समस्तीपुर में अनेक सुविधाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। इससे मछली उत्पादकों को नया इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, आधुनिक उपकरण मिलेंगे, नया मार्केट भी मिलेगा। इससे खेती के साथ ही अन्य माध्यमों से भी कमाई का अवसर बढ़ेगा। साथियों, देश के हर हिस्से में, विशेष तौर पर समंदर और नदी किनारे बसे क्षेत्रों के में मछली के व्यापार कारोबार को ध्यान में रखते हुए पहली बार देश में इतनी बड़ी व्यापक योजना बनाई गई है। आजादी के बाद इस पर जितना निवेश हुआ, उनसे भी कई गुना ज्यादा निवेश प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पर किया जा रहा है। और जब अभी गिरिराज जी बता रहे थे तो शायद ये आंकड़ों सुनकर के भी कईयों को अचरज लगेगा कि ऐसे चला था, लेकिन जब आप हकीकत जानेंगे तो आपको लगेगा कि ये सरकार कितने कितने क्षेत्रों में, कितने कितने लोगों की भलाई के लिए कैसे कैसे लंबी योजना के कामों को आगे बढ़ा रही है। देश में मछली से जुड़े व्यापार कारोबार को देखने के लिए अब
अलग से मंत्रालय भी बनाया गया है। इससे भी हमारे मछुआरे साथियों को, मछली के पालन और व्यापार से जुड़े साथियों को सुविधा हो रही है। लक्ष्य ये भी है कि आने वाले 3-4 साल में मछली निर्यात को 2 गुना किया जाए। इससे सिर्फ फिशरीज सेक्टर में ही रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा होंगे। अभी जिन साथियों से मैं बात कर रहा था, उनसे संवाद के बाद तो मेरा विश्वास और ज्यादा बढ़ गया है। जब मैंने राजू का विश्वास देखा और मैंने भाई ब्रजेश जी से बातें की, भाई ज्योति मंडल से बातें की और बेटी मोनिका, देखिए कितना विश्वास झलकता है। साथियों, मछली पालन बहुत कुछ साफ पानी की उपलब्धता पर निर्भर करता है। इस काम में गंगा जी को स्वच्छ और निर्मल बनाने के मिशन से भी मदद मिल रही है। गंगा जी के आसपास बसे इलाकों में रिवर ट्रांसपोर्ट को लेकर जो काम चल रहा है, उसका लाभ भी फिशरीज सेक्टर को मिलना तय है। इस 15 अगस्त को जिस मिशन डॉल्फिन की घोषणा की गई है, वो भी फिशरीज सेक्टर पर अपना स्वाभाविक प्रभाव, यानी एक प्रकार से बाय प्रोडक्ट मदद, एक्स्ट्रा बेनिफिट, ये होने ही वाला है। मुझे पता चला है कि हमारे नीतीश बाबूजी इस मिशन से जरा ज्यादा ही उत्साहित है और इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि जब गंगा डॉल्फिन की संख्या बढ़ेगी तो इसका लाभ गंगा तट के लोगों को तो बहुत मिलने वाला है, सभी को मिलने वाला है। साथियों, नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में गांव-गांव पानी पहुंचाने के लिए बहुत प्रशंसनीय काम हो रहा है। 4-5 साल पहले बिहार में सिर्फ 2% घर पीने के साफ पानी की सप्लाई से जुड़े थे। आज ये आंकड़ा बढ़कर 70% से अधिक हो गया है। इस दौरान करीब करीब 1.5 करोड़ घरों को पानी की सप्लाई से जोड़ा गया है। नीतीश जी के इस अभियान को अब जल जीवन मिशन से नई ताकत मिली है। मुझे जानकारी दी गई है कि कोरोना के इस समय में भी बिहार में करीब 60 लाख घरों को नल से जल मिलना सुनिश्चित किया गया है। ये वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये इस बात का भी उदाहरण है कि इस संकट काल में जब देश में लगभग सब कुछ थम गया था, तब भी हमारे गांवों में किस तरह एक आत्मविश्वास के साथ काम चलता रहा। ये हमारे गांवों की ही ताकत है कि कोरोना के बावजूद अनाज हो, फल हो, सब्जियां हो, दूध हो, जो भी आवश्यक चीजें थी, मंडियों तक, डेयरियों तक बिना किसी कभी तकलीफ के बिना वो आता ही रहा, लोगों तक पहुंचता ही रहा। साथियों, इस दौरान अन्न उत्पादन हो, फल उत्पादन हो, दूध का उत्पादन हो, हर प्रकार से बम्पर पैदावार हुई है। यही नहीं, सरकारों ने, डेयरी उद्योग ने भी इस मुश्किल परिस्थिति के बावजूद रिकॉर्ड खरीद भी की है। पीएम किसान सम्मान निधि से भी देश के 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में सीधा पैसा पहुंचाया गया है। इसमें करीब करीब 75 लाख किसान हमारे बिहार के भी हैं। साथियों, जब से ये योजना शुरू हुई है, तब से अब तक करीब 6,000 करोड़ रुपए
बिहार के किसानों के बैंक खातों में जमा हो चुके हैं। ऐसे ही अनेक प्रयासों के कारण गांव पर इस वैश्विक महामारी का प्रभाव हम कम से कम रखने में सफल हुए हैं। ये काम इसलिए भी प्रशंसनीय है क्योंकि बिहार कोरोना के साथ साथ बाढ़ की विभीषिका का भी बहादुरी से सामना कर रहा है। साथियों, कोरोना के साथ साथ भारी बरसात और बाढ़ के कारण बिहार समेत आसपास के क्षेत्रों में जो स्थिति बनी है उससे हम सभी भली भांति परिचित है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का प्रयास है कि राहत के कामों को तेज गति से पूरा किया जाए। इस बात पर बहुत जोर दिया जा रहा है कि मुफ्त राशन की योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान, इसका लाभ बिहार के हर जरूरतमंद साथी तक पहुंचे। बाहर से गांव जो लौटे हुए हमारे श्रमिक परिवार हैं उन तक पहुंचे। इसलिए ही मुफ्त राशन की योजना को जून के बाद, वैसे वो जून महीने में पूरा होना था, लेकिन जून के बाद दीपावली और छठ पूजा तक उसको बढ़ा दिया गया है। साथियों, कोरोना संकट के कारण शहरों से लौटे जो श्रमिक साथी हैं उनमें से अनेक साथी पशुपालन की तरफ बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार और बिहार सरकार की अनेक योजनाओं से उनको प्रोत्साहन भी मिल रहा है। मैं ऐसे साथियों को कहूंगा कि आज जो कदम आप उठा रहे हैं उसका भविष्य उज्जवल है। मेरे शब्द लिख करके रखिए। आप जो कर रहे हैं इसका भविष्य उज्जवल है। सरकार का ये निरंतर प्रयास है कि देश के डेयरी सेक्टर का विस्तार हो, नए प्रोडक्ट्स बने, नए इनोवेशंस हो, जिससे किसान को, पशुपालकों को ज्यादा आय मिले। इसके साथ इस बात पर भी फोकस किया जा रहा है कि देश में ही उत्तम नस्ल के पशु तैयार हों, उनके स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था हो और उनका खान पान स्वच्छ हो, पोषक हो। इसी लक्ष्य के साथ आज देश के 50 करोड़ से ज्यादा पशुधन को खुरपका और मुंहपका जैसी बीमारियों से मुक्त करने के लिए मुफ्त टीकाकरण अभियान चल रहा है। पशुओं को बेहतर चारे के लिए भी अलग अलग योजनाओं के तहत प्रावधान किए गए हैं। देश में बेहतर देसी नस्लों के विकास के लिए मिशन गोकुल चल रहा है। 1 वर्ष पहले ही देशव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसका एक चरण आज पूरा हो चुका है। साथियों, बिहार अब उत्तम देसी नस्लों के विकास को लेकर देश का एक प्रमुख सेंटर बन रहा है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत आज पूर्णिया, पटना, बरौनी में जो आधुनिक सुविधाएं बनी हैं, उससे डेयरी सेक्टर में बिहार की स्थिति और मजबूत होने वाली है। पूर्णिया में जो सेंटर बना है वो तो भारत के सबसे बड़े सेंटरों में से एक है। इससे सिर्फ बिहार ही नहीं, पूर्वी भारत के बड़े हिस्से को बहुत लाभ होने वाला है। इस केंद्र से बछौर और रेड पूर्णिया जैसी बिहार की देशी नस्लों के विकास और संरक्षण को भी और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। साथियों,
एगो गाय सामान्यतः एक साल में एक बच्चा देवेली, लेकिन आईवीएफ तकनीक से एक गाय की मदद से एक साल में अनेकों बच्चा प्रयोगशाला में हो रहल बा। हमार लक्ष्य ई तकनीक के गांव गांव तक पहुंचावे के बा। साथियों, पशुओं की अच्छी नस्ल के साथ ही उनकी देखरेख और उसको लेकर सही वैज्ञानिक जानकारी भी उतनी ही जरूरी होती है। इसके लिए भी बीते सालों से निरंतर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज ई गोपाला ऐप शुरू किया गया है। ई गोपाला ऐप एक ऐसा ऑनलाइन डिजिटल माध्यम होगा जिससे पशुपालकों को उन्नत पशुधन को चुनने में आसानी होगी, उनको बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी। ये ऐप पशुपालकों को उत्पादकता से लेकर उसके स्वास्थ्य और आहार से जुड़ी तमाम जानकारियां देगा। हमारे किसान को ये पता चल पाएगा कि उनके पशु को कब क्या जरूरत है और अगर वो बीमार है तो उसके लिए सस्ता इलाज कहाँ उपलब्ध है। यही नहीं, ये ऐप पशु आधार से भी जोड़ा जा रहा है। जब ये काम पूरा हो जाएगा तो ई गोपाला ऐप में पशु आधार नंबर डालने से उस पशु से जुड़ी सारी जानकारी आसानी से मिल जाएगी। इससे पशुपालकों को जानवर खरीदने बेचने में भी उतनी ही आसानी होगी। साथियों, कृषि हो, पशुपालन हो, मछली पालन हो, इन सब का विकास और तेजी से हो, इसके लिए वैज्ञानिक तौर तरीकों को अपनाना और गांव में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत ही आवश्यक है। बिहार तो वैसे भी कृषि से जुड़ी पढ़ाई और रिसर्च का अहम सेंटर रहा है। दिल्ली में यहां हम लोग पूसा पूसा सुनते रहते हैं। बहुत ही कम लोगों को पता है कि असली पूसा दिल्ली में नहीं बल्कि बिहार के समस्तीपुर में है, और यहां वाला तो एक तरह से उसका जुड़वा भाई है। साथियों, गुलामी के कालखंड में ही समस्तीपुर के पूसा में राष्ट्रीय स्तर का एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर खुला था। आजादी के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे विजनरी नेताओं ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। इन्हीं के प्रयासों से प्रेरणा लेते हुए साल 2016 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गई। इसके बाद इस यूनिवर्सिटी में और उसके तहत चलने वाले कॉलेजों में कोर्सेज का भी और सुविधाओं का भी व्यापक विस्तार किया गया है। चाहे मोतिहारी में एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री का नया कॉलेज हो, पूसा में स्कूल ऑफ एग्री बिजनेस एंड रूरल मैनेजमेंट हो, बिहार में कृषि विज्ञान और कृषि प्रबंधन की पढ़ाई के लिए शिक्षा व्यवस्थाओं को और मजबूत किया जा रहा है। इसी काम को और आगे बढ़ाते हुए स्कूल ऑफ एग्री बिजनेस एंड रूरल मैनेजमेंट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ है। साथ ही नए हॉस्टल, स्टेडियम और गेस्ट हाउस का भी आज शिलान्यास किया गया है। साथियों, कृषि क्षेत्र की आधुनिक जरूरतों को देखते हुए पिछले 5-6 वर्षों से देश में एक बड़ा अभियान जारी है। 6 साल पहले जहां देश में सिर्फ एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय था, वहीं आज देश में
तीन सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं। यहां बिहार में जो बाढ़ हर साल आती है, उससे खेती किसानी को कैसे बचाया जाए, इसके लिए महात्मा गांधी रिसर्च सेंटर भी बनाया गया है। ऐसे ही मोतीपुर में मछली से जुड़ा रीजनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, मोतिहारी में पशुपालन से जुड़ा कृषि और डेयरी विकास केंद्र, ऐसे अनेक संस्थान कृषि को विज्ञान और तकनीक से जोड़ने के लिए शुरू किए गए हैं। साथियों, अब भारत उस स्थिति की तरफ बढ़ रहा है जब गांव के पास ही ऐसे क्लस्टर बनेंगे जहां फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योग भी लगेंगे और पास ही उससे जुड़े रिसर्च सेंटर भी होंगे। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। इन तीनों की ताकत जब एकजुट होकर काम करेगी, तब देश के ग्रामीण जीवन में बहुत बड़े बदलाव होने तय हैं। बिहार में तो इसके लिए बहुत संभावनाएं हैं। यहां के फल, चाहे वो लीची हो, जर्दालू आम हो, आंवला हो, मखाना हो या फिर मधुबनी पेंटिंग्स हो, ऐसे अनेक प्रोडक्ट बिहार के जिले जिले में हैं। हर एक जिले की अपनी पहचान है। हमें इन लोकल प्रोडक्ट्स के लिए और ज्यादा वोकल होना है। हम लोकल के लिए जितना वोकल होंगे, उतना ही बिहार आत्मनिर्भर बनेगा, उतना ही देश आत्मनिर्भर बनेगा। साथियों, मुझे खुशी है कि बिहार के युवा, विशेष तौर पर हमारी बहनें, पहले से ही इसमें सराहनीय योगदान दे रही है। श्रीविधि धान की खेती हो, लीज पर जमीन लेकर सब्जी उगाना हो, अजोला सहित दूसरी जैविक खादों का उपयोग हो, कृषि मशीनरी से जुड़ा हायरिंग सेंटर हो, बिहार की स्त्री शक्ति भी आत्मनिर्भर भारत अभियान को ताकत देने में आज आगे है। पूर्णिया जिले में मक्का के व्यापार से जुड़ा अरण्यक एफपीओ और कोसी क्षेत्र में महिला डेयरी किसानों की कौशिकी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी, ऐसे अनेक समूह प्रशंसनीय काम कर रहे हैं, प्रेरक काम कर रहे हैं। अब तो हमारे ऐसे उत्साही युवाओं के लिए, बहनों के लिए केंद्र सरकार ने विशेष फंड भी बनाया है। 1 लाख करोड़ रुपए के इस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से ऐसे एफपीओ, कृषि उत्पादक संघों को, सहकारी समूहों को गांव में भंडारण, कोल्ड स्टोरेज और दूसरी सुविधाएं बनाने के लिए आर्थिक मदद आसानी से मिल पाएगी। इतना ही नहीं, हमारी बहनों के जो स्वयं सहायता समूह हैं, उनको भी अब बहुत मदद दी जा रही है। आज बिहार में स्थिति ये है कि वर्ष 2013-14 की तुलना में अब स्वयं सहायता समूहों को मिलने वाले ऋण में 32 गुना की वृद्धि हुई है। ये दिखाता है कि देश को, बैंकों को हमारी बहनों के सामर्थ्य पर, उनकी उद्यमशीलता पर कितना भरोसा है। साथियों, बिहार के गांवों को, देश के गांवों को आत्मनिर्भर भारत का अहम केंद्र बनाने के लिए हमारे प्रयास लगातार बढ़ने वाले हैं। इन प्रयासों में बिहार के परिश्रमी साथियों का रोल भी बहुत बड़ा है और आपसे देश को उम्मीदें भी बहुत अधिक हैं। बिहार के लोग देश में हो या विदेश में, अपने परिश्रम से, अपनी प्रतिभा से अपना लोहा मनवाते रहे हैं। मुझे विश्वास है कि बिहार के लोग अब आत्मनिर्भर बिहार के सपने को पूरा करने के लिए भी
निरंतर इसी तरह काम करते रहेंगे। विकास योजनाओं की शुरुआत के लिए मैं फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं, लेकिन एक बार फिर से मैं अपनी भावनाएं प्रकट करूंगा। मेरी आपसे कुछ अपेक्षाएं हैं, वो बताऊंगा, और मेरी अपेक्षा यही है, मास्क और 2 गज की दूरी के नियम का पालन अवश्य करिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने घर में बड़ी आयु के जो परिवार के जन हैं उनको बराबर संभाल के रखिए। ये बहुत आवश्यक है। कोरोना को लाइट मत लीजिए, और हर नागरिक को, क्योंकि हमारे पास वैज्ञानिकों के द्वारा वैक्सीन जब आए तब आए, लेकिन ये जो सोशल वैक्सीन जो है वो कोरोना से बचने का उत्तम उपाय है, बचने का यही रास्ता है। और इसलिए 2 गज की दूरी, मास्क, कहीं पर थूकना नहीं, बुजुर्गों की चिंता करना, इन विषयों को मैं बार बार याद कराता हूं। आज आपके बीच आया हूं, फिर से याद कराता हूं। मैं फिर एक बार आपके बीच आने का मौका मिला। मैं बहुत बहुत राज्य सरकार का, हमारे गिरिराज जी का, सबका धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हम सभी को उनका मार्गदर्शन देने के लिए हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी जी, केंद्र सरकार एवं बिहार सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण को इस कार्यक्रम में उपस्थित होने पर धन्यवाद देता हूं। इस कार्यक्रम में शामिल सभी महानुभावों को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।